Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Praise be to Allah, Lord of worlds. Guide us along the straight path, the path of those whom you have favored, not of those who earn you anger, not of those who go astray. My Lord, increase me in knowledge. My Lord, expand for me my breast, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they understand my words. Welcome you all. आज का हमारा सेशन प्रेजेंटेशन और पेपर अटेम्प्टिंग है। 9th-10th बोर्ड में बच्चे किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी। अब हम देखते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या है। इट्स अबाउट द कंडेंसिंग योर रिटन वर्क इन टू टॉक वेयर यू एक्सप्लेन योर की पॉइंट्स, मेथडोलॉजी एंड कंक्लूजन। वही बात है, उस वक्त हम एग्जामिनर के सामने नहीं होते, हमारा काम होता है और हमारी प्रेजेंटेशन ही उसको बताती है कि किस तरीके से काम किया गया है। रिमेंबर दैट करेक्ट पेपर प्रेजेंटेशन इज बोर्ड एग्जाम improves readability and demonstrates professionalism and attention to detail. Presenting your answer effectively can make favorable impression on the examiner and increase the overall impact of your exam result. इसका अहम किरदार क्या होता है पेपर प्रेजेंटेशन का? सबसे पहली बात तो ये है, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अब एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर्स मौजूद होते हैं, उसमें से आपका पेपर बता रहा हो कि आप उन तमाम से मुनफरिद हैं। दूसरी बात ये होती है एग्जामिनर टास्क ईजियर। आप एग्जामिनर पे इतना वक्त नहीं होता कि वो हर एक चीज़ को ढूंढे, लेकिन आपका किया हुआ काम उसको बता रहा होता है, उसके लिए आसानी पैदा कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपको फेवर मिल जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात वो ये, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आप अपने पेपर के थ्रू उसको बता सकते हैं। और फोर्थ वन, अपीलिंग टू द एग्जामिनर, उसको अपील कर रहा हो। ये हमारे पास रोल होता है प्रेजेंटेशन का। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ़ किस्म की है। अब जो अट्रैक्टिव होती है, सपोज़ कि आप सामने स्लाइड में देख सकते हैं कि 2 तरह की प्रेजेंटेशन है, स्लाइस ऑफ केक भी है और इसी तरीके से नीचे कुछ और चीज़ भी है। बड़े अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है और दूसरा वैसे रखा गया है, तो दोनों के इम्प्रेशन में और प्रेजेंटेशन में फ़र्क है और उसके इस्तेमाल करने वाले पर इसका बड़ा अच्छा तासर पड़ता है। या यूँ देखिए कि अगर मैं अपने बॉक्स में से अपने कपड़े निकालूँ जो बहुत ही गडमड हुए हैं और उसको ज़ेब तन कर ऑफिस आ जाऊँ, और या दूसरे तरीके से और वेल प्रेस्ड हो और वो ज़ेब तन करूँ, तो दोनों में कितना फ़र्क होता है। अब जो कपड़े इंतहाई गडमड हुए हैं, इस्त्री नहीं हुए हुए, चाहे वो जितनी ही कीमती क्यों ना हो, तो उस प्रेजेंटेशन को मुतासिर नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से एग्जैक्टली जब हमारे पास काम किया हुआ काम अगर वो ज़्यादा क्वालिटी का भी ना हो, कंटेंट ज़्यादा अच्छा भी ना हो, लेकिन उसको पेश करने का अगर अंदाज़ अच्छा हो, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन की आज हम देखेंगे कि उसके मकासद क्या हैं, पर्चा हल करने का फ़न क्या है, इस वाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर। एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना होता है, जिसे हम पीछे बात कर चुके होते हैं। अगर एग्जामिनर हमारी बात से फैसिलिटेट होगा, उसके लिए आसानी होगी, तो हम मैक्सिमम मार्क उससे गेन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, टू गेट एक्सीलेंट मार्क्स। एंड थर्ड वन इज़ टू सिक्योर टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन कैसे सिक्योर कर सकते हैं हम? ज़ाहिर बात है कि अगर हम 18 से 20 साल का मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ, तो मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो इसके बगैर कोई पोजीशन ले सका हो। तो ज़ाहिर बात है इसका बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। तो हम जानेंगे कि एग्ज़ामिनर के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें मुहैया होती हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास स्टैंडर्ड आंसर शीट होनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस ज़ाहिर बात हम कोशिश करते हैं कि हम जब क्लास टेस्ट दे रहे हों या टर्म वाइज टेस्ट दे रहे हों, पेपर्स दे रहे हों, तो उसमें स्टैंडर्ड आंसर शीट इस्तेमाल करें। अब स्टैंडर्ड आंसर शीट कौन सी होती है? सबसे पहली बात, जिस पर मार्जिन ड्रॉ ना हो, उसके 24 पेजेस हों और फर्स्ट पेज आपके इंफॉर्मेशन का होता है जो फिल करनी होती हैं,
बाकी 23 पेजेस रह जाते हैं। अब उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस इसके बारे में करते हैं। अब ये सामने आपके पास फर्स्ट पेज ऑफ द शीट खुला हुआ है, जिस पे अहम मालूमात बच्चे ने दर्ज करनी है। उसने अपना नाम लिखना है, मजमून लिखना है, पर्चा लिखना है, सेशन लिखना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें लिखनी है। अगर तालिब इल्म इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख लेता है तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है, वहाँ जाकर किसी किस्म के मसला उसको दरपेश नहीं आ सकता। गुजारिश यही है टीचर्स साहबान से कि अपने सामने इसको फिल करने का तरीका सिखा दें, इसको किस तरीके से फिल करना है। अब देख सकते हैं कि इसमें जो मेजर अहम चीज़ें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो देना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जो हमारे रिमेनिंग शीट्स होती हैं जिसमें हमने कुछ नहीं लिखा होता उसको किस तरह क्रॉस करना है, और कोई लाइन नहीं छोड़नी, कोई साइड नहीं छोड़नी, उस पर अपना नाम या रोल नंबर के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं लिखना। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं, जो ये इंस्ट्रक्शन मौजूद है, ये हम तालिब इल्म को बता सकते हैं शऊरी तौर पर। बाज़ वक़्त हम पढ़ते हैं, बताते भी हैं, उस पर अमल नहीं होता, इसको हमने शऊरी तौर पर उनको बताना है। अब देखते हैं ये है कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चीज़ें दरकार हैं, तो उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो सबसे बड़ा अहम मौजू है हमारा, सबसे पहले कंप्लीट स्टिचिंग। अब कंप्लीट स्टिचिंग क्या चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं एक तालिब इल्म जब एग्जामिनेशन हॉल के में जाए तो उसके पास 2 फाउंटेन पेन और एक राउंड टिप मार्कर हो, कट टिप मार्कर 604 हो, कट टिप मार्कर 605 हो, 2 स्केल्स होने चाहिए, फुल स्केल एंड हाफ स्केल, और जो वो इंक इस्तेमाल कर रहा हो उसको क्वालिटी ब्लू होनी चाहिए। और ये भी देख लेना चाहिए कि इंक ऐसी हो जिसका तासुर देरपा हो, और दूसरी बड़ी अहम बात कि शाइनिंग हो, डार्क हो, ताकि एग्जामिनर के लिए एक आसानी पैदा करे। अब बच्चों को ये भी तंबीह करनी है कि इंक रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना, क्रैकिंग पेन का इस्तेमाल नहीं करना, वेटन इस्तेमाल नहीं करना, लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी। बच्चों को बताना है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना। अब देखते हैं दूसरी जो अहम बात वो ये है कि यूज़ ऑफ मार्कर्स। आप इन मार्कर का इस्तेमाल कहाँ करना है, और मार्जिन किस तरह ड्रॉ करनी है, मेन हेडिंग्स क्या होती हैं, सब हेडिंग्स क्या होती हैं, एक अच्छी लिखाई क्या होती है, सेपरेट लाइंस क्या होती हैं, ऑनलाइनिंग क्या होती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेन हेडिंग। अब मेन हेडिंग हम किसको कहते हैं? मोस्टली हम मेन हेडिंग जो हम लिख रहे थे क्वेश्चन नंबर होता है, और दूसरी मेन हेडिंग हमारी होती है कि वो क्वेश्चन व्हाट इज़ द क्वेश्चन अबाउट, वो क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है। अब इसको लिखना कैसे है? सबसे पहली बात, जितनी भी हमारी मेन हेडिंग्स होंगी वो सेंट्रलाइज्ड होंगी, और दूसरी बात वो प्रोमिनेंट होंगी। द थर्ड वन इज़ उसको मीनिंगफुल इन फ्रेज में लिखेंगे या कीवर्ड्स में लिखेंगे, और कोशिश करनी है कि नो कंप्लीट क्वेश्चंस। और ये करने के बाद हम फिर ये करेंगे कि इस हेडिंग को अंडरलाइन करना है। अब अंडरलाइन किस तरीके से करना है, इस हवाले से भी हम आगे बात करते हैं। ये थी हमारी मेन हेडिंग। अब हम बात करते हैं सब हेडिंग के हवाले से। ये सब हेडिंग्स क्या होती हैं और उसकी क्या अहमियत होती है। सब हेडिंग जब हमने ख़त्म किया, क्वेश्चन नंबर किया, फिर उसके बाद जो उसके रेलिवेंट हेडिंग थी उसको ख़त्म किया, फिर उसका पार्ट नंबर होते हैं। अब कोशिश ये कीजिएगा कि पार्ट नंबर जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर के अंदर मौजूद हो उसको वैसे का वैसा ही करना है। अगर रोमन में है तो रोमन में लिखिए, अलिफ बे की शक्ल में अलिफ बे की शक्ल में लिखिए, 1 2 की शक्ल में है तो उसमें लिखिए। ये हमने फॉलो करना होता है क्वेश्चन पेपर को देखकर। उसके बाद जो हमारी सब हेडिंग होती हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, फ्रेज में होनी चाहिए, और नो कंप्लीट क्वेश्चन। इसको हम सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं और साइड पर भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, अगर इसको सेंट्रलाइज्ड करते हैं तो अगेन एक रूल और अप्लाई होगा कि इन ऑल कैप्स करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर साइड पे लिखते हैं तो फिर कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कि आपको सामने पेपर खुला हुआ है, एक सवाल किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपको शीट है वो शीट है जो बोर्ड में इस्तेमाल होनी है, और मार्जिन कहाँ ड्रॉ करनी है, ऑन राइटिंग हैंड साइड, जहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अगर इंग्लिश के पेपर है तो लेफ़्ट साइड पे, अगर उर्दू का है तो राइट साइड पे करेंगे। अब जो मार्जिन ड्रॉ करेंगे हम, इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 0.7 इंच और 1 इंच, इससे ज़्यादा ना हो, और कोशिश करें कि इसमें 605 डबल कट मार्कर इस्तेमाल करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है, ये हमारे पास मेन हेडिंग है। फिर इसी में हम देख सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड भी हैं, कैपिटलाइज्ड भी हैं, और इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है,
और इसकी जो हेडिंग बनी हुई है वो सेंट्रलाइज्ड भी है और इन ऑल कैप्स भी है और मीनिंगफुल इन फ्रेज भी है। तो इस चीज़ का आप लोग ख़ास एहतमाम करना है। उसके बाद उस हेडिंग को जब अंडरलाइन हमने कर लिया है, फिर आंसर लिखेंगे। अब उस आंसर का जो एक कीवर्ड होता है जो पूरे जवाब की नुमाइंदगी कर रहा होता है, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। तो उसको हम मार्कर से लिखेंगे। अगर इंग्लिश में पेपर कर रहे हैं तो उसको राउंड टिप मार्कर से करेंगे। अगर आप उर्दू का कोई पेपर कर रहे हैं तो उसको 604 के साथ करेंगे। अब क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं है, उसके बाद जो की बनी हुई है उसको पता है कि पार्ट फर्स्ट का आंसर ये है, आपने कीवर्ड मार्कर से मार्क कर दिए हैं और फ़ौरन उसकी नज़र वहीं पहुंचती है, वहीं टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे नंबर ले सकें। अगर हम इन बातों पर अमल नहीं करते तो इसमें कुछ मसाइल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पूरा क्वेश्चन में लिख दिया है और वो क्योंकि मार्कर से लिख रहे होते हैं लेंथी हो जाते हैं, फिर आंसर उससे मिक्स हो जाते हैं और कीवर्ड्स नहीं बनाते, तो उसको ढूंढना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। जब एग्जामिनर पूरा पढ़ता है तो जो सबसे बड़ा ख़दशा ये होता है, जो हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होते हैं, उसमें अगलात हो सकती हैं। जब एक शॉट हमारा मुकम्मल हो जाए उसके बाद सेपरेटेड लाइन लगानी है, फिर सेकंड पार्ट में लिखना है, उसकी हेडिंग बनानी है, इसी तरीके से सो ऑन। जब हमारे 5 शॉट मुकम्मल हो जाएँ तो आखिर में एंडिंग लाइन लगानी है। एंडिंग लाइन क्या होती है? फ्रॉम वन एज टू अनदर एज, उसको ड्रैग पूरी लाइन करनी है 605 डबल कट मार्कर के साथ। इसी तरीके से एक पेपर में आपको और दिखाता हूँ। अब यहाँ पर वर्ड सेंटेंसेस हैं, बाकी चीज़ें वर्ड स्टडी सेम है। मेन हेडिंग्स क्या है और अब सब हेडिंग्स को देख सकते हैं। अब जो वर्ड पूछा गया है उसको अगर हम सब हेडिंग कहते हैं तो किस साइड पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि अगर हम हेडिंग साइड पे लिखते हैं तो उसके बाद 2 सूरतें हैं कि उसके पंक्चुएशन मार्क्स कौन से इस्तेमाल होंगे। हम उर्दू में बात ये करते हैं कि जब हम सब हेडिंग दे रहे होते हैं, अगर साइड पे लिख रहे होते हैं तो उस पर राब्ते की अलामत इस्तेमाल करेंगे। अगर उसको सेंट्रलाइज करेंगे तो वहाँ पर किसी किस्म को करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम प्योर वर्ड्स कर रहे हैं या वर्ड सेंटेंस कर रहे हैं, जब उस वर्ड का इस्तेमाल हम करें तो उस वर्ड को मार्कर से लिख दें ताकि एग्जामिनर के लिए दूर से पता चल जाए कि जो वर्ड पूछा गया है उसको लिखा गया है। और ये भी याद रखिएगा कुछ अल्फाज जैसे यहाँ वर्ड सेंटेंसेस हैं, यहाँ तो खाली वही वर्ड आएंगे जो है। अब किसी लॉन्ग क्वेश्चन की इस्लामियात या पाक स्टडी के अंदर हम उसकी अगर हेडिंग बना रहे हैं, सब हेडिंग बना रहे हैं और साइड पे लिख रहे हैं, तो कोशिश करें वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, फ्रेज में होनी चाहिए और एक कीवर्ड की शक्ल में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हेडिंग बहुत तवील हो और उस हेडिंग से रेलिवेंट जो भी कीवर्ड है उसको मार्कर से भी लिखना चाहिए। एक और शीट आप देख सकते हैं, अब ये उर्दू की है। अब यहाँ मार्जिन जो ड्रॉ है वो राइटिंग हैंड साइड पे है, राइट की तरफ है, उर्दू का पेपर है। सवाल नंबर है, मुख्तलिफ सवालात के जवाबात हैं, ये बच्चे की मेन हेडिंग्स हैं। उसके बाद आगे फिर अगेन आंसर लिखा गया, अगेन आंसर के बाद फिर उसमें कीवर्ड्स हैं। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें एग्जामिनर को फैसिलिटेट करती हैं। अगर इसी तरीके से हमारी राइटिंग हो, इसी तरह का कंटेंट हो, इसी तरीके से इसको प्रेजेंट करने का तरीक़ाकार हो, तो जो प्रीवियस हमने रिजल्ट्स देखे हैं, 12 बच्चों ने और बेशुमार बच्चों ने 75 में से 75 मार्क्स लिए हैं। इस बार भी हम मुख्तलिफ ब्रांचेस विज़िट कर रही हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेस का जो रिस्पॉन्स है वो यही है कि ये उर्दू में 74, 73 मोर देन 70 मार्क्स मैक्सिमम बच्चों के उनके पास मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते ये हैं कि अंडरलाइनिंग किस तरीके से करनी है। अंडरलाइनिंग ज़ाहिर बात है हम पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए कर रहे होते हैं, उसको बदसूरत करने के लिए नहीं कर रहे होते। अंडरलाइनिंग का मतलब अंडरलाइनिंग होनी चाहिए, ना कि अंडरलाइनिंग। अंडर का मतलब अल्फाज नहीं कटने चाहिए, मतलब ये है कि नो इम्प्रेशन ऑफ कटिंग। और ये डबल अंडरलाइनिंग होनी चाहिए और यूज़ ऑफ कट मार्कर 605 डबल कट से इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें भी ऐड कर सकते हैं, कोशिश करें कि इसमें हाफ स्केल का इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी अंडरलाइनिंग है वो ख़राब ना हो। इसी तरीके से सेपरेट लाइन क्या होती है, जब हमारा एक शॉट मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद हम 605 के साथ सेपरेट लाइन ड्रॉ करते हैं। और इसी तरीके से आगे है आउटस्टैंडिंग हैंड राइटिंग। अब ज़ाहिर बात है हम 1 या 2 रोज़ में या चंद दिनों में बच्चे को कैलीग्राफर नहीं बना सकते, लेकिन कुछ उसको टिप्स दे सकते हैं जिससे वो अपनी लिखाई अच्छी कर सकता है।
सबसे पहली बात तो ये कि अलाइंड होनी चाहिए। अब अलाइंड मतलब सीधी होनी चाहिए। अब एक बच्चा अगर 90 की एंगल पे लिख रहा है तो कोशिश करे कि वो तमाम के तमाम उसके अल्फाज 90 के एंगल पे होने चाहिए। अगर वो 75 के एंगल से लिख रहा है तो अगर सिर्फ बच्चे अपने एंगल ठीक कर लें तो राइटिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। उसके बाद लीजिबल होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, अवॉइड इरिटेटिंग ज्वाइनिंग मिक्सिंग। कोशिश करें कि अल्फाज बाज़ के बच्चे मिक्स कर देते हैं, अल्फाज ऊपर नीचे चढ़े होते हैं, हेडिंग के साथ दूसरी हेडिंग मिली होती है, एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ मिला होता है। अगर बच्चा ये करे कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक जो स्पेसिंग है, स्मॉल फिंगर की स्पेस अगर रखता है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि उर्दू में एक लाइन के ऊपर 7 से 8 अल्फाज या 9 अल्फाज लिखता है तो वो ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी 6 से 7 अल्फाज एक लाइन में वो लिख सकता है। अवॉइड करना है कटिंग के साथ, ओवर राइटिंग के साथ, इंक रिमूवल से बचना है और इन तमाम चीज़ों से बच्चे को बचाना है। अब देखते हैं कि आप मुख्तलिफ कंटेंट को हमने अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। अब ये अशार की तशरीह आपके सामने खुली हुई है। ये सवाल नंबर 2 होता है, हेडिंग हम देनी है 605 के साथ, फिर अशार की तशरीह लिखनी है, उसके बाद हिस्सा नज़्म, फिर पार्ट नंबर तीसरे को आपने अंडरलाइन भी करना है। फिर उसके बाद हवाला शेर मतलब वो शेर कहाँ से लिया गया है, उसमें नज़म का उन्वान है, शायर का नाम है, मफ़हूम है, उसमें तशरीह, उसके अंदर फिर 1 या 2 हम रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। और ये भी ख्याल रहे कि मार्जिन लाइन स्किप नहीं करनी। अगर आप समझते हैं कि आपकी हेडिंग एक लाइन पे लिखने से आपके अल्फाज मिक्स होते हैं तो आप इस तरीके से लाइन छोड़िएगा कि पता ना चले कि आपने एक्स्ट्रा लाइंस छोड़ी हुई हैं, बल्कि वो आपकी खूबसूरती को इन्हेंस कर रहे हों। इसी तरीके से अगर हम गज़ल की बात करते हैं, गज़ल को भी प्रेजेंट करने का अंदाज़ सेम वैसे के वैसे ही है जैसे नज़म का है। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे आ जाता है, जहाँ हम लिखा था नज़म का उन्वान तो यहाँ सिन्फ़ अदब आ जाता है, सिन्फ़ अदब गज़ल। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें वही हैं जो हमने डिस्कस की नज़म के अंदर। इसी तरीके पर एग्जांपल देख सकते हैं, बच्चे का पेपर किया हुआ है, किस तरीके से वो तमाम के तमाम हेडिंग्स का एहतमाम किया गया है, मार्जिन लाइन्स का एहतमाम किया गया है, सेपरेट लाइन का एहतमाम किया गया है, उसमें रेफरेंसेस का एहतमाम किया गया, एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है। अगर हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, नसर पारी की तशरीह, ये इम्तिहान में 2 आते हैं, अलिफ और बे। तो हम पहले बताएंगे नसर पारी की तशरीह हेडिंग देंगे, उसके बाद अलिफ या बे उसकी हेडिंग देंगे। फिर पूरा पैराग्राफ लिखने की बजाय कुछ अल्फाज शुरू के और कुछ अल्फाज आखिर के लिखेंगे हम और डॉट लाइन्स कर देंगे। उसके बाद हवाले मतन में 2 चीज़ें बहुत अहम है, उसमें सबक उन्वान है, मुसन्निफ़ का नाम है। अगर बच्चे को माखज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अल्फाज के मानी है, ख़त पेचीदा अल्फाज के मानी। यहाँ बच्चे कुछ गलती ये करते हैं कि हर लुगत लिख देते हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी लिख देते हैं। कोशिश ये कीजिए कि जो स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर पर मौजूद हो आपकी स्टेटमेंट वही रहे, स्टेटमेंट चेंज ना हो। 4 अल्फाज होते हैं, चारों के कोशिश करें कि 1 से ज़्यादा मीनिंग्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद तशरीह की हेडिंग देनी है। तशरीह में आपका 1 से 1.5 सफ़ा होना चाहिए। तशरीह करते हुए 4 बातों का ख़ास एहतमाम करना है। सबसे पहली बात कि शायर का इंतहाई मुख्तसर तरीन तारफ़ पहले बयान करना है। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई नसरी या अदबी इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं उनको लिखना है। उसके बाद तीसरी बात उस पूरे कंटेंट का जो मैसेज है उसको बयान करना है। और उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं स्पेशली जिनकी जो वजाहत तलब है उनकी वजाहत करनी है। अभी देख सकते हैं कि सबक उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त अल्फाज के मानी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से एहतमाम किया गया है जिस तरीके से पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं खुलासे के हवाले से, सवाल में 5 होता है तो इसमें सबक उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ पे खुलासे की हेडिंग देते हैं। तो इसके अंदर ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 बिला तबसरा होना चाहिए, इसमें हमने अपने तरफ से कोई बात ऐड नहीं करनी ताकि मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी इसमें शामिल नहीं करना। उसके बाद ज़माने माजी में लिखना है, सबक की तरतीब के मुताबिक लिखना है और सबक का 1/3 लिखना है। उस सबक के हवाले से 5 से 7 अल्फाज जो बहुत अहम है उसको मार्कर के साथ लिखना है। अगर हम दरख्वास्त की बात करते हैं, दरख्वास्त के अंदर हमारे जो 9th क्लास में जो दरख्वास्तें हैं वो 3 तरह की हैं। एक हेड मास्टर के नाम है, वो हेड मास्टर के नाम भी हो सकती है, प्रिंसिपल के नाम भी हो सकती है, सदर मुअल्लिम के नाम भी हो सकती है। अगर उसके नाम लिखने तो बाखिदमत जनाब हेड मास्टर
कॉमा, गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा, अलिफ ख़त्मा, बे ख़त्मा, जीम ख़त्मा। इसी तरीके से अगर सफाई सुथराई के हवाले से है तो बाखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर कॉमा, बल्दिया उज़्मा ज़िला अलिफ जीम, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले हमने बात की। और तीसरी है पोस्ट मास्टर के नाम, बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस ज़िला अलिफ जीम। उसके बाद उसके मौजू आ जाएंगे, उन्वानात आ जाएंगे। तो उसके बाद कंटेंट है, कंटेंट के बाद अल आरिस या दरख्वास्त गुज़ार। अगर प्रिंसिपल के नाम है तो अल आरिस लिखेंगे, अगर बकिया दो के बारे में है तो दरख्वास्त गुज़ार लिखेंगे। फिर आपका शागिर्द प्रिंसिपल के नाम लिखेंगे और अहले महल्ला बाकी जो दो हैं उनके साथ लिखेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी अहम बात ये है कि अल आरिस बिल्कुल सीध में हमने तारीख़ लिखनी है और तारीख़ की फॉर्मेशन दुरुस्त होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम ख़त की बात करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन ये है, इम्तिहानी मरकज़, इसके बाद कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं करना, ना तो कॉमा लगाना है ना ख़त्मा लगाना है, और यहाँ कमरा इम्तिहान भी नहीं लिखना। उसके नीचे डेट आ जाएगी, तारीख़ आ जाएगी। उसके बाद मेरे प्यारे भाई अलामत नदाया आ जाएगी, अस्सलाम वालेकुम अलामत नदाया। फिर कंटेंट वो सलाम कि अलामत नदाया, फिर आपका भाई हमजा छोटी है बड़ी है। अच्छा, यहाँ एक बात और क्लियर कर लीजिए कि अस्सलाम वालेकुम के बाद पहले ख़त्मा इस्तेमाल करते थे। जब 2023 में हमारी बुक्स चेंज हुई ग्रामर की तो उसमें ये तब्दीली की गई है, और इस बार जो बोर्ड की बनी है तो उसमें दोनों चीज़ें ख़त्मा भी शामिल किया गया है, इसको भी शामिल किया गया है, और दोनों तरीके से ये दुरुस्त है, ख़त्मा भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से अगर हम समरी की बात करते हैं तो अक्सर बच्चे कुछ मफ़ऊल लेकर समरी लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें उसका टाइटल लाजमी लिखना है, पोइट का नाम लिखना है, फिर समरी की हेडिंग देकर समरी शुरू कर देनी है। और एक समरी 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, और उसके 2 से 3 जो है रेफरेंसेस मतलब कोटेशन उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं ख़त के हवाले से, लेटर के हवाले से, एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा है, एच जो है वो कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे। और उर्दू और इंग्लिश में बाज़ को बच्चे मिक्स कर देते हैं। अब इम्तिहानी मरकज़ के बाद कॉमा नहीं है और यहाँ कॉमा मौजूद है। CTA.B.C. आप सी के बाद डॉट लगा भी सकते हैं, अगर ना लगाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद डेट आ जाएगी। अक्सर डेट की फॉर्मेशन गलत होती है, आप इसका भी अच्छे तरीके से एहतमाम कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आज 17 है अक्टूबर, 17 ऊपर TH लगाएंगे, अक्टूबर कॉमा, फिर 2024 फुल स्टॉप, फिर माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर फ्रेंड, माई का M कैपिटल और डियर का D स्मॉल, और फ्रेंड का F जो कैपिटल होगा, अगर फादर है तो F कैपिटल होगा। इसी तरीके से फिर नीचे कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट लिखने के बाद योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, ये तमाम के तमाम आप बातें लिख सकते हैं। ये यूज़ अफेक्शनेटली, अगर कोई रिलेशन है, भाई है, बहन है, फादर है, अगर कोई दूसरे हैं तो सिंसियरली लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की। अगेन सेम वही पैटर्न है जिस तरीके से हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उर्दू के अंदर, वहाँ पर जहाँ पे हम मेन हेडिंग की बात कर रहे थे। यहाँ अगेन यू कैन सी हियर क्वेश्चन 2, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है शॉर्ट आंसर्स, बोथ आर मेन हेडिंग्स। उसके बाद पार्ट नंबर लिखा हमने। पार्ट नंबर लिखने के बाद उस सवाल की हेडिंग बनाई, फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ, और उसके बाद आंसर लिखा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉइंट्स में होती हैं, तो उसको एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय उसको पॉइंट्स में लिख दें जिस तरीके से पॉइंट्स में लिखे गए हैं। और कुछ चीज़ें पॉइंट्स में नहीं होती, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, तो उसको पैराग्राफ की शक्ल में या लाइंस की शक्ल में लिख सकते हैं। और उसमें कीवर्ड्स 604 की बजाय अब राउंड टिक मार्कर इस्तेमाल करने हैं। अगर आप एक शॉर्ट के बाद सेपरेट लाइन, दूसरे के बाद सेपरेट लाइन, फिर जब 5 मुकम्मल हो जाएंगे तो एंडिंग लाइन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम पाक स्टडी की बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो शीट है जो इस्तेमाल की गई है ये बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक नहीं है, तो कोशिश करें कि ऐसी शीट से अवॉइड करवाना है। हाँ, लिखने का अंदाज़ यही होना चाहिए कि सीसा 2 तफसीली जवाबात, सवाल नंबर 4, और फिर जो सवाल था उसके हम हेडिंग बनाएंगे। आप उसकी सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स उसके अंदर पे कीवर्ड्स, जो एक पाक स्टडी का लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे तो कहा यह जाता है कि अगर 8 नंबर का है तो 8 सफ़ात होने चाहिए, तो अगर बच्चा 6 से 7 सफ़ात भी लिख लेता है तो इनफ है और पूरा लिख लेता है। हत्ता कि कुछ जवाबात हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे हैं जो 2 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं, तो एग्जैक्ट अगर वही लिख देता है तो उसके अंदर भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। आप ये शॉर्ट लॉन्ग देखिएगा ज़रा, 2 पेजेस 4 and 6
तो मतलब ये 6 पेजेस पर ये मौजूद है। अब हम बात करते हैं इस्लामियात की और कुरान के हवाले से। मुख्तसर सवालात हैं। सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब देख लीजिए ज़रा, उसकी हेडिंग बनाइए, मेन हेडिंग बनाइए, फिर सब हेडिंग बनाइए, उसमें कीवर्ड्स लिखे। आप ये ज़रा देखिए जाए कि एक शॉर्ट को कितना उसने लेंथी लिखा है। अगर हम फिर बात करते हैं आगे हदीस के हवाले से, उसका तर्जुमा लिखा, उसका फिर उन्वानी हदीस लिखा, फिर उसकी तशरीह लिखी और उसकी जो अहम बातें वो सारी की सारी लिखी हैं इसके अंदर। आप ये लॉन्ग सवाल भी देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन फ़ज़ाइल कुरान मजीद, 2 सफ़ात, 2.5 सफ़ात, 4.5 सफ़ात, 6.5 सफ़ात पर लिखा। थैंक यू। ये आज का हमारा कंटेंट था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बकिया कंटेंट है तो इंशाल्लाह ताला उसमें डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।